ओके, सो एक सोल्यूशन और है, बिकॉज आई एम फेसिंग लिटिल बिट इशू, स्पेशली महक, क्योंकि आप भोपाल से हो, और बाकी पिंपल गांव के बच्चे जिनके साथ हम बिल्कुल भी ऑफलाइन इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे। द वन पार्ट विच आई एम फाइंडिंग डिफिकल्ट इज कि जो ऑफलाइन पोर्शन ऑलरेडी हो रहा है वो आप लोगों का क्या करना चाहिए। ओके, सो वन थिंग वी कैन डू कि हम ऑनलाइन ही कंटिन्यू करें और आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस रखें, ताकि जो प्लांट फिजियोलॉजी है या फिर रेस्ट ऑफ द बॉटनी पार्ट, वो मैं आपका कंटिन्यू करवा सकूं। सो दैट्स व्हाट आई एम प्लानिंग। यू टेल मी योर सजेशंस कि आप लोगों को और क्या लगता है, बिकॉज टेक्निकली देखे तो फिर वीक में आपके 2 ही ऑनलाइन क्लासेस हुए, उसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ, जबकि बाकी सेंटर्स में क्या हो रहा है, ऑफलाइन भी चल रहा है, जो कि आपके यहाँ पॉसिबल अभी नहीं हो पा रहा है। सो आई एम प्लानिंग कि आप लोगों को स्पेशल या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑनलाइन क्लास दे दिया जाए, ताकि हमारा जो सिलेबस है वो कंटिन्यू हो प्रॉपरली। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। यू कैन सजेस्ट मी इन द चैट अगर आप लोगों को लगता है कि कोई और। मैम यस मैम अभी मैम वो PNMT 1 में कौन सा चैप्टर चालू करवाया है आपने? अभी तक मैंने PNMT 1 या 2 एज सच कुछ भी नहीं रखा, मैंने सबको मिक्स किया हुआ है। और बिकॉज बॉटनी जो है, बॉटनी के टॉपिक जो है वो किसी ने भी नहीं पढ़े अभी तक, इसीलिए वही एक कॉमन टॉपिक है जो किसी का भी नहीं हुआ। सो ऑफलाइन में मुझे एक अननोन टॉपिक ही लेना था, सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड प्लांट फिजियोलॉजी। बट वो चीज आप लोगों का कवर करने के लिए आई एम प्लानिंग कि एक एक्स्ट्रा लेक्चर हो जाए, दैट विल बी बेटर। व्हाट यू थिंक? सो इफ अगर कोई और सजेशंस यस है यू मैम। कैन टेल मी, बिकॉज अगर एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं होगा तो हम जिस स्पीड में अभी चल रहे हैं तो वही स्पीड रहेगी। मींस वन बाय वन, एक एक चैप्टर एट अ टाइम, और वो चैप्टर जब खत्म होगा तभी हम नेक्स्ट चैप्टर कर पाएंगे। ओके, अदरवाइज आई एम प्लानिंग कि आप लोगों के लिए एक और एक्स्ट्रा लेक्चर हो जाए। मोस्टली वो PNMT 2 के ही बच्चे हैं, तो PNMT 2 का ही एक एक्स्ट्रा क्लास होगा, जिसमें कि हम बॉटनी के भी टॉपिक्स कंटिन्यू कर लेंगे। सो इस तरीके से प्रोबेबली चांसेस हैं जनवरी तक आप लोगों का सिलेबस हो जाए। Why I'm planning this reason is कि फेब और मार्च में आप लोग फिर से बिजी हो जाओगे अपने एग्जाम पर्पस को लेकर, एंड सम अदर थिंग्स। अगर कोई और एग्जाम्स, ओलंपियाड्स या कुछ और है, कुछ बच्चे जेई के लिए भी कुछ कर रहे होंगे, कुछ बच्चे मिक्स हैं, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप लोगों के पास भी उतना प्रॉपर टाइम होना चाहिए। अदरवाइज फिर हम मार्च तक सिलेबस, कोई भी सिलेबस या किसी भी चीज को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। मीन्स आई वॉन्ट कि हर चीज फिनिश हो जाए और हम 12th जल्द से जल्द स्टार्ट करें। तेजस, ऑफलाइन क्लासेस पिंपल गांव के बच्चों के लिए देखते हैं, बिकॉज आप लोगों के पास ऑलरेडी एक टीचर है बायो के लिए जो आपको बोर्ड लेवल पे या ऑफलाइन लेवल पे पढ़ा रहे हैं। सो आई एम नॉट श्योर कि हम लोगों का वहां पे आना हो पाएगा, बट अदरवाइज इन जनरल मीटिंग एंड प्लानिंग तो पिंपल गांव के जितने बच्चे हैं, इट्स एन रिक्वेस्ट एवरीवन, आप लोगों का जो भी ओपिनियन है आप प्लीज मैनेजमेंट तक पहुंचाओ, व्हाट यू रियली वांट, आप लोगों का कैसा है। बिकॉज कुछ बच्चे काफी ब्राइट हैं, तेजस है, भूमिका है, देन आई एम नॉट श्योर मैं सही, अक्षता, आई एम नॉट श्योर मैं सही नाम ले रही हूँ या नहीं, देन प्रथमेश, आई गेस पिंपल गांव के ही वो बच्चे हैं। एंड दो स्टूडेंट्स मीन्स यू ऑल आर वेरी सिंसियर एंड ब्राइट, सो आप लोगों का अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील एज अ बायो टीचर, और क्योंकि मेरी मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी है नीट में एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट टीचर्स, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। आप बताओ आपका ओपिनियन क्या है। अगर आप लोगों को सच में पेस के साथ ही कंटिन्यू करना है और फिर यू रियली वांट की सारी क्लासेस हमारी साइड से ही हो, देन यू टेल, आप मैनेजमेंट तक ये बात लेकर जाओ, फिर देन हम और भी मल्टीपल क्लासेस आपकी बढ़ा देंगे। ओके, ये एक चीज हो गया, दैट वाज द अनाउंसमेंट। ओके, आज स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनके लिए काइंड ऑफ रिविजन हो जाएगा, साथ ही साथ आप लोगों का जो अपकमिंग संडे को एग्जाम है वो भी हो जाएगा। अच्छा, ऑफलाइन एग्जाम हुआ कुछ बच्चों का था ना लास्ट संडे, PNMT 1-2, कुछ बच्चों का ऑफलाइन एग्जाम था शायद। यस मैम। यस मैम। ओके, कैसा गया? अच्छा था पेपर? आई गेस कुछ सिलेबस ही नहीं था, एक ही चैप्टर था। यस मैम। ओके, सो अच्छा गया, मींस एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोगों का अच्छा स्कोर, आई गेस मार्क्स भी आ ही गए होंगे। नो मैम, अभी तक नहीं आए, लेकिन 90 क्वेश्चन सिर्फ प्लांट किंगडम पे डाले थे, तो हाँ, एक एक करने से 15-15 क्वेश्चन, तो कितना इजी गया होगा। ओके, सो मींस बट एज अ चैप्टर तो क्लियर हो गया होगा ना बहुत कुछ। मींस एक चैप्टर तो प्लांट किंगडम तो आप कॉन्फिडेंट हो गए होंगे कि प्लांट किंगडम तो अब आ गया हमें। आई होप आप लोगों का रिवीजन भी अच्छा हुआ हो,
लेट्स सी, अभी 5 तारीख को जो एग्जाम है उसमें 2 चैप्टर आ रहे हैं, जूलॉजी, बॉटनी। लेट्स सी वो कैसा जाता है। इसी तरीके से विल ट्राई टू ऐड मोर एंड मोर एग्जाम्स, बिकॉज अब सिलेबस काफी आगे बढ़ रहा है। तो बढ़ते बढ़ते हम काफी मींस आई गेस 15 डेज पे एक एग्जाम ले सकते हैं हर बैच का, कहीं के भी बच्चे हो उन लोगों का लिया जा सकता है। ओके चलो, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बहुत इजी चैप्टर है। ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोग जानते हो और समझते हो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये चीज समझते हैं। बट इस साल आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है? एक्स्ट्रा पढ़ने हैं कुछ फंक्शंस कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हायर जो बिगर कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है वो सिंपलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, पहली चीज ये। दूसरा, कुछ डिटेल स्ट्रक्चर्स में भी टिश्यू लेवल पे या सेलुलर लेवल पे उनका डिटेल नेमिंग, लेबलिंग और उनके स्ट्रक्चर के बारे में आपको समझना पड़ेगा। इससे पहले कि आप ह्यूमन डाइजेशन के बारे में पढ़ो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। कोई भी न्यूट्रिशन जो होता है, सिंस वी आर डिस्कसिंग ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो मैं एनिमल न्यूट्रिशन ही कंसिडर करूंगी। कोई भी ऑर्गेनिजम्स का जो बेसिक लेवल का न्यूट्रिशन है वो 2 टाइप से डाइजेस्ट होता है। एक डाइजेशन होता है इंट्रासेलुलर। कैन एनीवन गिव मी एग्जांपल इंट्रासेलुलर डाइजेशन का? एंड एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी सेल के बाहर। ओके, कोई भी बच्चा मुझे इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का एक एग्जांपल। ओके, तेजस इज सेइंग अमीबा, करेक्ट। इंट्रासेलुलर यानी जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके केस में इंट्रासेलुलर ही होगा, एक ही तो सेल है, जो भी बॉडी है वही है। सो इसीलिए अमीबा यू कैन कंसीडर, बिकॉज प्लांट लाइक एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, सो एनिमल लाइक प्रोटिस्टा इज द आइडियल एग्जांपल। देन एक्स्ट्रा सेलुलर कौन? हम ह्यूमंस, हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर है, बॉडी के तो अंदर है बट किसी सेल के अंदर स्पेसिफिक नहीं होता। वो सेल टिश्यूज बना रहे हैं, दे आर मेकिंग अ वेसल, दैट वेसल इज द ऑर्गन, एंड उस ऑर्गन के अंदर कोई भी डाइजेशन प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है। बट स्पेसिफिकली सेल अपने अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं कर पाता। हमारी जो बॉडी है दैट इज कंप्लीटली ऑपोजिट। हम क्या करते हैं? डाइजेस्टेड मटेरियल को रिसीव करते हैं। सो हमारी बॉडी के पास काम क्या है? जो हमारे सेल्स हैं उनकी हैबिट है ग्लूकोज का अपटेक और इनटेक, और डाइजेशन जो होगा दैट विल बी इन द चेम्बर्स और एनी काइंड ऑफ वेसल लाइक स्ट्रक्चर। तो हमारे ऑर्गन्स भी पाउच लाइक स्ट्रक्चर टाइप के बने हुए हैं। दैट्स व्हाई हमारे पास स्टमक है, दैट्स व्हाई हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो ट्यूब लाइक या पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स क्या क्रिएट करते हैं? एक हॉलो स्ट्रक्चर, एक हॉलो स्पेस प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि वो पर्टिकुलर फूड का ट्रीटमेंट किया जाता है इन whatever way, उनको अलग अलग मीडियम से ट्रीट किया जाता है। That's how the digestion takes place in human or in extracellular way. That's the 2 type. Then जब अगर न्यूट्रिशन की बात करोगे, सो जो न्यूट्रिशन है बेसिकली, या न्यूट्रिएंट्स कह लो, न्यूट्रिएंट ज्यादा बेटर वर्ड होगा, यानी कि आप एग्जैक्टली क्या कंज्यूम कर रहे हो उस चीज को हम न्यूट्रिएंट्स बोल रहे हैं। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये 2 टाइप के हैं। एक होता है ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करना। ऑर्गेनिक मैटर क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और मे बी फैट, लिपिड्स, राइट, इधर फैट और लिपिड्स कह लो, ठीक है। देन अदर फाइबर्स कंज्यूम कर रहे हो, विटामिन्स आप कंज्यूम कर रहे हो, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हो गई ऑर्गेनिक मैटर। एंड एक होता है इनऑर्गेनिक मैटर। वाटर, इनऑर्गेनिक मैटर मींस वाटर एंड मिनरल्स। मिनरल्स, ये कौन लेते हैं? ये अपटेक करते हैं सारे प्रोड्यूसर्स, जिनको अपना खाना खुद बनाना है, जिनमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन कंज्यूम करेंगे। एंड जिनको अपना खाना खुद नहीं बनाना आता, तो वो उनकी बॉडी किस टाइप से अडाप्ट कर लिया है उसने? ब्रेक डाउन करने के लिए, चीजों को ब्रेक डाउन करना है। एंड जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नेचुरली अवेलेबल है, दे आर वेरी हेवी मॉलिक्यूल, दे आर वेरी लार्ज एंड हेवी मॉलिक्यूल, उनको ही ट्रीटमेंट देना पड़ता है और उनको स्मॉलर फॉर्म में लेकर आना पड़ता है। दैट कन्वर्जन, वो जो केमिकल रिएक्शन होता है, प्लस अपटेक बाय सेल, जो सेल ग्लूकोज फाइनली ले रहा है, वो
प्लस वो ग्लूकोज तक तोड़ने के लिए जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, दैट इज नथिंग बट योर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. दैट्स व्हाट योर चैप्टर इज. इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ही यही है ना. अब जो हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, अब आपको पढ़ना है एक्चुअल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से बना है. एक है कंटिन्यूअस कनाल, एक ऐसा ट्यूब लाइक या कनाल लाइक स्ट्रक्चर जो माउथ से स्टार्ट होता है एंड एनस पे खत्म हो जाता है. दैट्स द ओपनिंग इन एंड आउट ऑफ द बॉडी. मेजॉरिटी ऑफ द कॉर्डेट्स और मेजॉरिटी ऑफ द हायर नॉन कॉर्डेट्स जो है उनके पास दैट काइंड ऑफ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है. एंड Tube कंप्लीट within डाइजेस्टिव tube. सिस्टम हमारे पास भी है. एंड वी कॉल इट, वी नेम इट एलिमेंट्री कनाल. मैम ये ट्यूब विद इन ट्यूब का है ना? करेक्ट. सो बेसिकली क्या हो रहा है, एलिमेंट्री कनाल बोल रहे हैं, बट सिर्फ एलिमेंट्री कनाल के प्रेजेंट होने से काम चल जाएगा नहीं. डिफरेंट रिएक्शंस करवाने के लिए उस टाइप के डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स या अनदर कंस्टिट्यूएंट्स और केमिकल्स या जूसेस की जरूरत है. तो वो सिक्रीट करने के लिए इंपॉर्टेंट सबऑर्डिनेट्स और सपोर्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, दैट इज नोन एज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. तो इसीलिए हमारे पास एक एलिमेंट्री कनाल है एंड उसके आसपास लेफ्ट राइट पोजीशन पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अटैच्ड हैं. दैट्स व्हाट अ टिपिकल डाइजेस्टिव सिस्टम लुक्स लाइक. नाउ लेट मी शेयर द पिक्चर और हम ट्राई करेंगे देखना कि एग्जैक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या सारे कंपोनेंट्स हैं. इट्स वेरी इजी, 50 बार देख रखा है सबने कि एग्जैक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा दिखता है, बट स्टिल मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिखा दे रही हूँ. Okay, everybody can see? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So basically यहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं, स्टार्टिंग जो इनिशिएशन है that is from the mouth, that is the opening. या इसको oral cavity या buccal cavity आप बोल सकते हो. एंड यही कनाल कंटिन्यूड है पूरा का पूरा at the anus. अब anus position is the only point जहां से क्या हो रहा है, पर्टिकुलर जो डाइजेस्टेड फूड है एज अ फीकल मैटर वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो रहा है. दैट्स द सिचुएशन. बिकॉज अगर पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मैटर उसमें से जितना भी राइट अमाउंट है उसे एब्जॉर्ब कर लिया, बचा हुआ चीज क्या होगा, दैट विल बी द वेस्ट और टॉक्सिक प्रोडक्ट जिसका बॉडी में स्टोर होना बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है. सो दिस इज हाउ एवरीथिंग इज एसोसिएटेड. और उसके साथ सपोर्टिव क्या है, उसके साथ सपोर्टिव ग्लैंड्स हैं. बकल कैविटी है तो यहाँ पे आएंगे सलाइवरी ग्लैंड्स. उसके बाद लिवर द लार्जेस्ट ग्लैंड, गॉल ब्लैडर उसके साथ अटैच्ड सबऑर्डिनेट जो कि क्या करेगा, लिवर जूसेस को स्टोर करने का काम करेगा. यहाँ पे पेनक्रियास एंड फ्यू ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज मॉडिफिकेशंस जो कि ग्लैंडुलर मॉडिफिकेशन है, जो हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था. Those glandular modifications जो कि कहाँ प्रेजेंट है, स्टमक की इंटरनल लाइनिंग एंड लार्ज इंटेस्टाइन की इंटरनल लाइनिंग में. प्लस लार्ज इंटेस्टाइन में और भी टाइप के मॉडिफिकेशन है, दैट इज विलाई एंड माइक्रोविलाइज. सो दीज आर द अडेप्टेशंस और छोटे मोटे क्या बोलते हैं कि एडिटिव्स जो क्या करवाते हैं, ओवरऑल डाइजेशन को इनिशिएट एंड कंप्लीट करवाने में हेल्प करते हैं. सो दिस इज द बेसिक पार्ट. सो द बकल कैविटी, this is the pharyngeal region, esophagus, the stomach, then this is the liver part, gallbladder, then आपका ये इसके बाद शुरू हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है. द वेरी फर्स्ट पॉइंट विच कम्स दैट इज ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम. जो एंड का सेगमेंट होता है दैट इज इलियम. एंड देन इलियम कनेक्ट होता है विद द लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन आपका 4 मेजर पार्ट्स में वैसे डिवाइडेड है. टेक्निकली बोले तो 6 पार्ट्स प्रेजेंट है. देन उसमें से क्या आ जाता है, सीकम, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, रेक्टम एंड एनस. रेक्टम इज द एरिया. सिग्मॉइड कोलॉन भी होता है ना एक, कह सकते हो आप सिग्मॉइड कोलॉन, बट मोस्टली जो सिग्मॉइड कोलॉन है इट मींस सिग्मा शेप या सिग्मॉइड शेप या एस शेप आप बोल लो, वो चीज और कुछ नहीं. बट ये जो आपका असेंडिंग एंड ट्रांसफर्स जो है उनका ही शेप होता है जिसको उसका नाम दिया गया है. देन पर्टिकुलर रेक्टम जो है इट स्टोर्स द वेस्ट मटेरियल और फीकल मटेरियल. देन
एक और पॉइंट जो अभी से ही आपको समझना है, जहां भी इंटरफेरेंस है मींस जहां भी जंक्शन पॉइंट है और चेंज है मींस ऑर्गन चेंज हो रहा है, वहां पे रेगुलेट करने के लिए मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग मींस पर्टिकुलर माउथ के ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। उस पर्टिकुलर एरिया में स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्फिंक्टर मसल्स कहाँ कहाँ होंगे? अब पहला तो होगा इसोफेगस के बॉटम पे, जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग टुवर्ड्स स्टमक जो है वो कंट्रोल करेगा। देन डिओडिनम में प्रेजेंट होंगे स्फिंक्टर मसल्स। देन स्फिंक्टर मसल्स रेक्टम एंड एनस में प्रेजेंट होंगे, स्पेशली एनस में बिकॉज ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ताकि पर्टिकुलर फीकल मटेरियल एक्सक्रीट आउट हो सके। और कहाँ होते हैं इन जनरल बताओ? यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होते हैं स्फिंक्टर मसल्स, करेक्ट? सीकम के पास भी होंगे ना, जब Yes, वो ma'am. सीकम के पास भी प्रेजेंट होंगे। सो जहां भी कनेक्शन है मींस ऑर्गन आपका चेंज होगा, वहां पे रेगुलेटरी मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कॉमनली हम इसोफेगस बोलते हैं। सो दैट्स द बेसिक नॉलेज जो कि किसी को भी होना चाहिए अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Okay, let's move ahead and discuss one by one all the points कि exactly क्या क्या है। Shall I change the slide? Is it done? Yes, ma'am. Wait, ma'am. Okay. बच्चे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है? आप लोगों को दिख रहा है रिकॉर्डिंग का लेबल? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस ओके। लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हो गया था, आई गेस परसों 12th की क्लास मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की। आई कंप्लीटली फॉरगॉट एंड बच्चों ने भी मुझे याद नहीं दिलाया, सो वी मिस्ड ऑल द रिकॉर्डिंग्स जो भी उस दिन पढ़ाया। मैम, वो फिर बच्चों की गलती होगी ना। नहीं, वो मेरी भी गलती है बिकॉज आई फॉरगॉट एंड बच्चे लेट आए थे, सो वो फ्लो में उन्होंने बस ज्वाइन कर लिया। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। सो अगर आपको भी लगता है बाद में अगर कभी याद आता है, सो मुझे सबसे पहले रिमाइंड कर दिया करो अबाउट रिकॉर्डिंग। Done, ma'am. ओके ओके, सो वन बाय वन हम क्या करेंगे? पहले एलिमेंटरी कनाल डिस्कस करेंगे, मींस जो पर्टिकुलर हमारा पैटर्न होगा स्टडी का। एलिमेंटरी कनाल पूरा डिस्कस होने के बाद मैं ग्लैंड्स बताऊंगी। सो डोंट पैनिक अगर मैं बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स एक्सप्लेन नहीं कर रही तो, बिकॉज ग्लैंड्स अलग सेक्शन है। हम ग्लैंड्स वन बाय वन उसके फंक्शन वाइज देखते हैं, क्योंकि साथ ही साथ ग्लैंड्स सिक्रेटेड एंजाइम किस पे एक्शन करता है एंड ऑर्गेनिक मैटर का रिएक्शन हम डायरेक्टली पैरेलली वो स्टडी कर सकते हैं। दैट विल बी इजी ऑल्सो। सो पहला पार्ट, शुरुआत जब एलिमेंट्री कनाल की होती है, द फर्स्ट पार्ट यू आर गोइंग टू एनकाउंटर दैट इज गोइंग टू बी माउथ। अभी जो माउथ है दूसरे लैंग्वेज में आप इसको बकल कैविटी बोलते हैं। अभी जो बकल कैविटी है, सबको अगर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन याद आ रहा होगा, बकल कैविटी की जो इनर लाइनिंग है वो कौन से एपिथेलियल टिश्यू से बनती है? कैन एनीवन रिकॉल? सिंपल और कंपाउंड या स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड, क्या है? सिंपल में ही है। सिंपल है श्योर? बकल कैविटी सिंपल में कौन सा वो नहीं याद है। okay, so it is inner lining is made up of stratified Compound. squamous, yes, squamous epithelium. Okay, that is the mouth part, इनका inner lining. Then माउथ में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं? दैट इज द चीक रीजन, देन टंग, पैलेट। एवरीवन अंडरस्टैंड्स पैलेट क्या होता है? मैम, रूफ रूफ ऑफ द माउथ, दैट इज पैलेट। देन टीथ, जो कि ग्राइंडिंग, कटिंग, च्यूइंग इन सब चीजों के लिए यूज होता है, दैट इज टीथ। देन यूवुला, यूवुला इज तो
छोटी जीभ होती है वही ना, स्मॉल। ओके राइट, द एंडिंग पोर्शन ऐसा लगता है पेंडुलम है हमारे थ्रोट के अंदर, दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज यूबुला। यूबुला का बेसिक फंक्शन क्या होता है, जब आप कोई भी फूड स्वेलो करते हो तो स्वेलो करने के टाइम जो यूबुला है वो आपके नॉस्ट्रिल के जो भी ओपनिंग्स है, जो अंदर की साइड से जो आपके बकल या फेरेंजियल कैविटी जो है वहां पे ओपन है, उनको ब्लॉक कर देता है ताकि खाना आपके नाक में ना आ जाए। सो उस चीज को बचाने के लिए यूबुला का बेसिक फंक्शन है। देन टॉन्सिल्स, सबने मैम। टॉन्सिल सुना होगा, यस मैम। और आप लोगों को हमेशा ऐसा लगता है मुझे तो टॉन्सिल की बीमारी है, सबको ऐसा लगता है मुझे सर्दी हो जाती है तो टॉन्सिल्स मेरे दुखने लगते हैं। सो टॉन्सिल्स इसलिए दुखते हैं बिकॉज इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन। अभी जो लिम्फॉइड है कनेक्टिव टिश्यू सबने पढ़ा हुआ है, तो जो लिम्फ पार्ट था दैट इज व्हाट फॉर द इम्यूनिटी पर्पस WBC होता है। तो वो जो लिम्फ होते हैं ना उनके हॉल्ट स्टेशंस होते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं हर जगह। तो जो माउथ रीजन में होता है या बकल रीजन में या फेरेंजियल पार्ट में जो भी जितने भी प्रेजेंट होते हैं उनको टॉन्सिल्स कहा जाता है। इनका मेजर वर्क है जो हमारा अपर बॉडी पार्ट है वहां की इम्यूनिटी को मॉनिटर करना, स्पेशली हमारा बकल कैविटी, बिकॉज इट इज डायरेक्टली ओपन इन द एनवायरमेंट, और डायरेक्टली एनवायरमेंट में अगर वो चीज ओपन है तो उसे ज्यादा मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट है। दैट्स व्हाई जब भी आपको सर्दी जुकाम कोई भी वायरल इन्फेक्शन एनी काइंड ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो, स्पेशली रेस्पिरेटरी रिलेटेड जहां पे आपको सांस लेने की दिक्कत हो रही है, तभी आपके टॉन्सिल्स भी दुखते हैं। डॉक्टर कभी भी चेक करता होगा तो वो आपको क्या टॉन्सिल्स प्रेस करता है जस्ट बिलो योर लोअर जॉ, राइट, आपके थ्रोट वगैरह के एरिया में प्रेस करता है और आपको दर्द होता है। अगर दर्द हो रहा है, स्वेलिंग है, इट मींस कि इन्फेक्शन ज्यादा है। तो जितना ज्यादा दर्द हो रहा है, जितना ज्यादा स्वेलिंग है, मींस इन्फेक्शन भी उतना ही ज्यादा है। एंड लिम्फॉइड ऑर्गन्स किसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, व्हाट दे डू, वो जितना भी ओवरऑल आपके बॉडी में पैथोजेंस हैं उन पैथोजेंस को फिल्टर करते हैं। फेगोसाइटोसिस उस पर्टिकुलर लिम्फॉइड ऑर्गन में होता है। ये अब अलग पार्ट है जो कि हम सर्कुलेशन, इम्यूनिटी और इन सब में हम पढ़ेंगे, बट जस्ट एक ब्रीफिंग आपको दे दी अबाउट द टॉन्सिल्स, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में ये वर्ड आ जाएगा और आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि एग्जैक्टली होता क्या है। सो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर ओवरऑल बकल कैविटी। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट के बारे में हम समझेंगे, दैट इज अबाउट द टंग। टंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए बिकॉज इट इज व्हाट इट हेल्प्स इन मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन ओवरऑल क्या होता है, chewing, grinding, mixing of food and helping in swallowing। ये ओवरऑल पूरे के पूरे फिनोमेना में हेल्प करता है टंग का, मींस टंग का इंपॉर्टेंट रोल है। टंग का मेजर वर्क क्या है कि ओवरऑल क्या करना, फूड को सलाइवा के साथ प्रॉपरली मिक्स करवा देना, दैट इज इट्स इंपॉर्टेंट रोल। लेट मी जस्ट ड्रॉ अ स्मॉल डायग्राम जिसमें कि मैं आपको ब्रीफ बता सकूं कि एग्जैक्टली टंग का स्ट्रक्चर क्या है। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इमेजिन कर लो ये टंग का स्ट्रक्चर है। अभी जो टंग का बेसिक फीचर्स क्या क्या है, दिस इज व्हाट दीज आर द मूवेबल, मस्क्यूलर, वॉलेंटरी बोल सकते हैं, वॉलेंटरी। सॉरी, वॉलेंटरी बोल सकते हैं ना? वॉलेंटरी बोल सकते हैं। जो मसल्स मूवमेंट होते हैं दैट इज गोइंग टू बी वॉलेंटरी मसल्स, मूवमेंट भी वॉलेंटरी टाइप होता है। देन इनके कुछ बेसिक फंक्शंस, जो इनका बेस अटैच्ड होता है, मींस ये कहां पे प्रेजेंट है, एट द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, वेयर दे आर प्रेजेंट, दे आर अटैच्ड एट द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। अब बकल कैविटी के फ्लोर पे अटैच्ड है, तो जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है उसको बोलते हैं लिंगुअल फ्रीन्यूलम। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू द बेस। अब टर्मिनोलॉजीज पर समझनी है आपको, फंक्शंस ऑलरेडी पता है, दैट इज लिंगुअल फ्रेन्यूलम। ओके, देन इसका जो क्या बोलते हैं कि टंग में एक स्पेशल रीजन होता है दैट इज इन्वर्टेड वी शेप्ड। वो जो रीजन है वो क्या करता है, डिवाइड करता है टंग को इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट।
So I have already am drawing the picture inverted V shape region जो कि टंग को anterior and posterior, ये जो region हो गया that is going to be anterior जो आगे की तरफ है, posterior जो कि base है या point of attachment है that is posterior या पीछे की तरफ जो कि throat की तरफ हो जाएगा. So this inverted V shaped part is known as sulcus terminalis. मैम डायग्राम में लेबल कर दो ना, मतलब जल्दी समझ आएगा. यस करेक्ट. मैं एक बार आपको पूरा समझा दूं फिर मैं 1 by 1 लेबलिंग भी करती हूँ. देन अब ये एक पॉइंट आपको नया मिला लिंगुअल फ्रेनेलियम एंड दूसरा आपको मिला सल्कस टर्मिनालिस. इसके बाद एक तीसरा पॉइंट है दैट इज द प्रोजेक्शंस. अपर प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं पैपिले. इन कॉमन वर्ड दे आर योर टेस्ट बर्ड्स. ओके अब पैपिले के भी 4 टाइप्स हैं. वो कौन कौन से 4 टाइप्स हैं थ्रू डायग्राम में आपको बता देती हूँ. चलो नाउ लेट्स ट्राई टू लेबल और ट्राई टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर्स. जो ये बेसमेंट पॉइंट होंगे यहाँ पे टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं. मींस जहाँ पे ज्वाइन करना है पोस्टीरियर रीजन पे यहाँ पे टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं. देन आपका जो ये इन्वर्टेड वी शेप्ड हो गया दैट इज द सल्कस टर्मिनालिस. इस सल्कस टर्मिनालिस के बाद एंटीरियर रीजन स्टार्ट हो जाता है जहां पे अपर प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं. ये अपर प्रोजेक्शंस आर नथिंग बट द 4 टाइप ऑफ पैपिलेस. तो पहला जो होता है दैट इज गोइंग टू बी द वैलेट. वैलेट क्या होते हैं? दे आर द लार्ज टेस्ट बर्ड्स. दे आर लार्ज टेस्ट बर्ड्स एंड इनमें इतना टेस्ट डिटेक्शन नहीं होता है. दूसरा होता है फंगी फॉर्म. फंगी फॉर्म वेलेट से थोड़े छोटे होते हैं उनके कंपैरिजन में बट इनका नंबर उनसे ज्यादा होता है. एंड देन आता है फिलीफॉर्म. दे आर द स्मॉलेस्ट वन जिनका नंबर सबसे ज्यादा होता है, न्यूमरस, और इनमें सबसे ज्यादा एक्टिव टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं. ओके एंड दे आर द स्मॉलेस्ट वन. देन एक और आ जाते हैं फोलिएट. फोलिएट जो होते हैं वो लेटरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं. दे आर नॉट डेवलप्ड पैपिले. फोल्डेड रीजन्स हो गए उनके एंड वो डेवलप नहीं है. वो टेस्ट डिटेक्ट करने के काम नहीं आते. नाउ आई विल लेबल एवरीथिंग. सो दिस पार्ट इज द टॉन्सिल. दिस इन्वर्टेड वी शेप इज सल्कस टर्मिनालिस. देन आपके ये जो प्रोजेक्शंस हैं दे ऑल आर पैपिले. फर्स्ट जो लार्जर वन है दैट इज वेलेट. द लेटरल वन था फोलिएट. वेलेट से जस्ट नीचे और थोड़े बड़े मींस बट उनके कंपैरिजन में छोटे जो होंगे दैट इज फंगी फॉर्म. फंगी मींस नथिंग बट योर फंगाई. उसकी तरह प्रोजेक्शंस हैं एंड जो बहुत ही स्मॉल है but numerous in number, they are filiform. मैम फिलीफॉर्म मतलब कैसे होते हैं? Sorry, फिलीफॉर्म मतलब कैसे होते हैं? बहुत ही small dots that is filiform. इनका नंबर भी बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है. मींस जो वेलेट और फंगी फॉर्म है ये प्रोमिनेंट होते हैं. मींस इनका स्ट्रक्चर जो होता है बहुत ही राउंड एंड प्रोमिनेंट होता है. जो फिलीफॉर्म होते हैं यू ऑल कैन ऑब्जर्व. आप मींस मिरर के सामने खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो. फिलीफॉर्म जो होगा वहां पे वस्कुलर पोर्शन जो है यानी वेसल्स, ब्लड वेसल्स का प्रेजेंस जो होता है बहुत ज्यादा होता है. दे आर मोर रेडिश इन कलर एंड वहां पे जो टेस्ट बर्ड्स आप नोटिस करोगे पैपिले स्ट्रक्चर इट इज वेरी माइन्यूट. एंड जो आपका टिप रीजन होता है हमेशा जो टंग का जो टिप रीजन होता है इट इज कंपैरेटिवली स्मूदर एज कंपेयर टू द posterior region जो पीछे का रीजन होता है वो. I think everyone has noticed it. Okay, so that's how you are going to differentiate between among the regions कि कौन कौन से टंग के regions हैं. इतना समझ में आया सबको? Filiform means dotted structures. Everybody understood?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so giving you 2-3 minutes, please draw. Done, ma'am. Okay. नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है टंग के बाद द इम्पोर्टेंट थिंग इज अबाउट टीथ. जो आपको दूसरी इंपॉर्टेंट चीज समझनी है दैट इज अबाउट द टीथ. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. आई हैव सम पिक्चर्स. मैं आपको किसी ने न्यूबॉर्न बेबी का स्कल देखा है? एनीवन? No. नो. ओके, देन आई विल शो यू द पिक्चर न्यूबॉर्न बेबी का स्कल. आपको टीथ का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कैसा दिखता है. उससे पहले लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ टीथ. जो आइडियली हम टीथ का डायग्राम और स्ट्रक्चर देखते हैं, इट इज समथिंग Crown shape. करेक्ट. क्राउन शेप्ड है जिसमें कि कुछ पोर्शन बाहर की साइड रहता है एंड जो रूट्स होते हैं वो अंदर की साइड रहते हैं जो हमें दिखते नहीं. ओके, सो अभी टीथ के 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स आ जाते हैं. पहला रीजन जो आप बाहर की साइड देखते हो, आपका जो विजिबल पार्ट है, दैट इज गोइंग टू बी द क्राउन. देन एक पोर्शन ऐसा रहता है जो गम के अंदर प्रेजेंट है, जो गम सॉकेट में प्रेजेंट रहता है, दैट इज गोइंग टू बी द नेक रीजन. एंड एक ऐसा पोर्शन रहता है जो डायरेक्टली आपके जॉ के सॉकेट में प्रेजेंट है, डायरेक्टली इन द जॉ, दैट इज गोइंग टू बी द रूट. सो क्राउन आउटसाइड, नेक पोर्शन इन गम सॉकेट और रूट पोर्शन इन जॉ सॉकेट. ये 3 डिफरेंस है. देयर इज डिफरेंस गम में प्रेजेंट होना एंड जॉ में प्रेजेंट होना. इन दोनों पार्ट में डिफरेंस है. जॉ में प्रेजेंट है, इट मींस उसका जो अटैचमेंट है बहुत डीप है इनसाइड बोन सेल्स, यानी उसके आजू बाजू जो सेल्स हैं वो भी बोन सेल्स ही प्रेजेंट है. गम रीजन है, इट मींस उसके आजू बाजू जो सेल्स हैं दे आर गोइंग टू बी सॉफ्ट टिश्यूज और मसल्स. ठीक है, तो सॉफ्ट, मोस्टली सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द गम पार्ट. उसके बाद जो क्राउन है उनके आसपास कुछ नहीं होता, जस्ट क्राउन पार्ट को कवर कर दिया जाता है विद टूथ एनिमल. दैट इज नथिंग बट द एक्स्ट्रा पार्ट जो कि सिक्रेटरी पोर्शन होता है, दैट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, दैट इज द टूथ एनिमल. नाउ इनसाइड द टीथ एग्जैक्टली, टूथ के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या प्रेजेंट होता है. जो क्राउन पोर्शन है वो डिवाइडेड होगा, एज आई सेड, आउटर कवरिंग जो होगी दैट विल बी द टूथ एनिमल. उसके बाद का जो पोर्शन होता है, द टफ व्हाइट पार्ट इज नथिंग बट योर बोन सेल्स, जिसको हम बोलते हैं डेंटाइन, जो ट्रू टीथ है आपका. उसके बाद
उसके बाद एक कैविटी प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं पल्प कैविटी। और ये जो पल्प कैविटी होती है, इसका मेजर काम होता है न्यूरॉन्स और ब्लड वेसल्स का मींस ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी नेटवर्किंग क्रिएट करना या मेंटेन करना। सो आउटर पोर्शन, दिस शेडी रीजन, दैट इज द टूथ एनिमल। उसके बाद डेंटाइन आ गया। डेंटाइन के बाद पल्प कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है? कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी ऑफ व्हाट? ब्लड वेसल्स एंड न्यूरॉन। Okay, so this is how everything will be connected inside pulp cavity. उसके बाद अब इसके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। जो सबसे बॉटम पार्ट है, जो जो रूट रीजन में प्रेजेंट होते हैं, उनका मेजर वर्क क्या है? जॉ के साथ क्या करना? सीमेंटिंग करवाना। सो उसके नीचे जो सबसे रूट पे जो बॉटम में रीजन प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं सीमेंट। इट इज non-cellular solid matrix adhesive। मैट्रिक्स रीजन यानी जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हमने ग्राउंड सब्सटेंस देखा था, दैट काइंड ऑफ सब्सटेंस जो कि पर्टिकुलर टूथ और जॉ, इन दोनों को साथ में जोड़ के रखते हैं, दैट इज द सीमेंट पार्ट। सो दिस इज एनिमल। मैम, जब हमारे जो मिल्क के टीथ गिरते हैं तब वो नेक रीजन से कट होते हैं क्या? नेक रीजन? नो, पूरे के पूरे रूट के साथ बाहर आ जाते हैं। कैसे होते हैं? आई विल शो यू। मींस मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ में क्या फर्क है। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर लेते हैं कि चीजों का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। तो जो एनिमल है, दैट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ये जो सिक्रीट होता है, जिस लेयर से सिक्रीट होता है, उसको बोलते हैं अमीलोब्लास्ट। Ameloblast is the layer of tissue which is ectodermal in origin. Then, जो डेंटाइन पार्ट है, जो कि मेन व्हाइट स्ट्रक्चर है, द बोन टिश्यू। अभी बोन क्या था? कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट था, which was mesodermal in origin। इसीलिए वो जिस टाइप के टिश्यू से प्रेजेंट होगा, मींस लेयर से बनेगा, that is known as odontoblast, which is mesodermal in origin। ये कॉन्सेप्ट इसलिए बता रही हूं क्योंकि पूछा जाता है कि टीथ जो है या टूथ जो है वो ओरिजिन वाइज क्या है, एक्टो, एंडो, मीजो, बोथ ए एंड बी, एस टाइप के ऑप्शंस होंगे। तो जहां भी एक्टो एंड मीजो लिखा होगा वही चीज करेक्ट है, बिकॉज ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, नेवर ओनली वन और इधर एक्टो और मीजो नहीं। देन अब आपके पास क्या है? ह्यूमन बींग्स की जो ओवरऑल लाइफ स्पैन है, हमारे पास 2 सेट्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। वी हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ। वन इज डेट्रिटस और टेम्पररी, जो गिर जाते हैं बाद में, दैट इज डेट्रिटस, और इनको टेम्पररी या फिर मिल्क टीथ भी बोलते हैं, दूध के दांत। ठीक है, समवेयर अराउंड 20 इन नंबर। एंड दूसरा जो सेट होता है, दैट इज द परमानेंट वन। वो 32 होंगे ना? राइट, दैट इज गोइंग टू बी 32 इन नंबर, जिसमें जो लास्ट के 4 होते हैं, दैट इज द विजडम टीथ, आउट ऑफ विच 4 आर विजडम टीथ, जो कि काफी एडल्टहुड में आते हैं, मींस आफ्टर 17 वो अराइव होते हैं। नाउ अभी जिन, बिकॉज हमारे पास 2 सेट ऑफ टीथ है, हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं, मींस हमारे जैसे लोगों को बोला जाता है डायफायोडोंट। दो तरह के दांत यानी 2 टाइप के सेट रखने वालों को बोला जाता है डायफायोडोंट। बट एक ट्विस्ट है इसमें, हमारे सारे टीथ क्या बोलते हैं कि डायफायोडोंट नहीं है। एक ऐसे भी टीथ हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइफ में एक बार आते हैं। सो दीज आर 4 विजडम टीथ हो गया आपका, प्लस आपके पास
8 प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अंडरस्टूड? 8 4 कितने हो गए? 12। सो प्रीमोलर्स, मोलर्स एंड 4 विजडम टीथ जो है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ लाइफ में एक बार आता है जब हम डेवलप कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों को तो टीनेज के एंड तक दांत आते रहते हैं। मींस आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट विजडम 1, मैं इन 8 की बात कर रही हूँ। सो बिकॉज ये लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक बार आते हैं, इसलिए ये जो 12 टीथ है ये हो गए मोनोफायोडोंट। मैम वो जो दांत के पीछे दांत आते हैं वो कौन से होते हैं? दांत के नीचे? हाँ वो डबल डबल आते हैं ना कभी कभी। दैट इज विजडम। उनके पास जगह नहीं होती इसीलिए वो डबल डबल अपीयर होते समटाइम्स। सो मोस्टली जो आप डबल की बात कर रहे हो, दो रीजन होता है। जॉ सॉकेट्स जो होते हैं उनमें स्पेस नहीं होता उस वजह से, एंड इररेगुलर ग्रोथ ऑफ टीथ। वो जो जॉ के अंदर से निकलते हैं तो उनका डायरेक्शन जो है वो बीच में ही कहीं गुम हो जाता है, तो उनका जो डायरेक्शन है वो कंप्लीटली प्रॉपरली क्या बोलते हैं कि यूनिडायरेक्शनल नहीं हो पाता, सो प्रॉपरली अलाइन नहीं हो पाते। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ टीथ। मेजॉरिटी, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके दांत एकदम प्रॉपरली अलाइंड है। एंड होता है कभी इनिशियल स्टेज में जब बच्चे डेवलप हो रहे होते हैं उस टाइम पे उनके टीथ का जो अरेंजमेंट है वो इररेगुलर होता है, बट जैसे जैसे एडल्ट बनते जाते हैं उसका अलाइनमेंट प्रॉपर हो जाता है। इट हैपेंस इन समबडी आल्सो। सो डोंट वरी, अगर आप लोगों में से किसी के भी दांत टेढ़े मेढ़े हैं, मेरे भी हैं, सबके होते हैं, सो दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल। नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या है, ये तो हो गए कितने निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, कब निकलते हैं, उसके बेसिस पे ये हमने टर्मिनोलॉजीज देख ली। क्या क्या दो टर्मिनोलॉजी आपने देखा, डायफायोडोंट एंड मोनोफायोडोंट। एक और होता है दैट इज नोन एज हेटेरोडोंट। अभी हेटेरोडोंट कंप्लीटली अलग टर्मिनोलॉजी है। हेटेरो मीन्स बहुत तरह के अलग अलग वैरायटीज, दैट इज हेटेरो। डोंट इज टीथ। तो हमारे पास क्या है, अलग अलग वैरायटीज के टीथ हैं, दैट्स व्हाई हम अपने आप को क्या कहेंगे, हेटेरोडोंट टीथ। हमारे पास टोटल कितने हैं, 4 टाइप्स। 4 टाइप। कौन कौन से हैं? इंसिजर्स, Canine. प्रीमोलार्स एंड मोलर्स। Premolars and molars. करेक्ट। सो ये 4 टीथ हो गए आपके पास। अभी इनका इंडिविजुअल फंक्शन देख लो कि क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इंसिजर्स का मेजर वर्क क्या है, कटिंग, किसी भी Cutting. चीज को कट करना, इसीलिए उनका एंड कैसा है, ब्लंट। यू कैन टच योर टीथ ऑल्सो। आपके इंसिजर्स जो अपर जॉ एंड लोअर जॉ पे प्रेजेंट है, दे ऑल आर ब्लंट। किसी का शार्प है तो फिर वो एबनॉर्मल है, अगर आप में से कोई है तो, बट आई थिंक, आई बिलीव सबके ब्लंट ही होंगे। सो दैट इज प्योरली बेस्ड फॉर कटिंग। देन कनाइंस का काम है टीयरिंग। ये शार्प होते हैं, इनका रूट भी एक होता है, ये इस तरीके से रूट नहीं होता, उसका सिंगल रूट होता है, समथिंग लाइक दिस। मींस इट इज गोइंग टू बी शार्प, एंड उसका रूट जो होगा वो इस तरीके से एक ही रूट प्रेजेंट होता है इनसाइड द जॉ सॉकेट। तो इसका मेजर वर्क है टीयरिंग। जो भी मोस्टली क्या है, जितने भी प्रीडेटर्स हैं नॉर्मली कैनाइंस बोलते हैं, डॉग्स को भी हम बोलते हैं कैनाइन फैमिली। रीजन इज बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द टीथ। तो उनका वैम्पायर टीथ्स भी कहते हैं ना। सॉरी, इनको वैम्पायर टीथ्स भी कहते हैं ना। बोल सकते हैं वैम्पायर टीथ, बट दैट इज द अनऑफिशियल टर्मिनोलॉजी। नॉर्मली हम कैनाइंस ही बोलते हैं उनको। तो इनका मेजर वर्क क्या होता है, मसल्स, स्किन, इन सब चीजों को क्या करना है, कंप्लीटली टीयर करना है या बोन से डिटैच करना है। दैट इज द फंक्शन ऑफ द टीथ। हमारे पास इतना डोमिनेंट नहीं है। कुछ लोग होंगे, शायद कुछ बच्चे होंगे जिनके बहुत डोमिनेंट कैनाइंस होंगे, बट मोस्टली इतने डोमिनेंट नहीं है। डोमिनेंट इन द सेंस, नॉट डोमिनेंट, प्रोमिनेंट इज द राइट वर्ड। डोमिनेंट मतलब जो दिख कर आए, वैसा नहीं होता हमारा, वो मिक्स हो गए हमारे इंसिजर्स के साथ। नेक्स्ट इज अबाउट प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो इनका कंबाइनली काम क्या है, ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग। दैट इज देयर बेसिक वर्क। सो ये हमारे जो हेटेरोडोंट टीथ है वो सेट है, उसका प्रॉपर फंक्शन। नाउ नंबर ऑफ, इनको अगर इनके फॉर्मूलेज को अगर देखना चाहे, अपर जॉ एंड लोअर जॉ, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। तो कौन कौन सा अरेंजमेंट हो गया, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। सो 2 incisors, 1 canine,
2 प्रीमोलर 3 मोलर इंटू 2 कर दो, एंड सिमिलरली ये चीज यहां कर दो, हो गए 32. हाँ मैम. Right? So this is the set, this is the formula which everyone has to remember. Now, homework question for everyone, because इतना पढ़ रहे हैं तो बिना homework के तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं. So पहला homework question क्या है? You have to understand the classification of teeth according to the position. जैसे heterodont है या फिर diphyodont है, monophyodont है, ऐसी और भी 2-4 और terminologies हैं जो आपको समझनी है. Everyone has to read it. ये आपके मॉड्यूल में given है. You have to understand classification. आप चाहो तो नोट करके ला सकते हो, एज अ नोट्स आपके नोट के पार्ट में ऐड कर लो, क्योंकि इससे आपको हमेशा याद रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ अकॉर्डिंग टू पोजीशन. सबको पढ़कर आना है, ताकि अपने लेवल पे एक बार समझने की कोशिश करो कि पढ़कर समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे. दैट इज एवरीवन्स होमवर्क. यहां तक सबको समझ में आया? राइट, महक इज सेइंग हेपोडोंट. करेक्ट. सो इस टाइप के वर्ड्स हैं जो आप लोगों को और समझ में आने चाहिए. सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग होमवर्क, और वो इजी है, 1 लाइन एक्सप्लेनेशन है. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग. मैम वो मोनोफाइलोडोंट एक बार बताइए ना. ओके, मोनोफायोडोंट मींस कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में लाइफ में सिर्फ वो एक ही बार आएंगे. और विजडम टीथ 50 बार तो नहीं आते ना, एक ही बार आते हैं, वो भी नहीं आते किसी किसी के. वो प्लस 8 प्रीमोलर एंड मोलर का जो सेट है, इनका जो पूरा का पूरा सेट है, इट मींस टोटल 12 ऐसे दांत हैं जो लाइफ में एक बार आते हैं. उनका दूध का दांत नहीं होता. इसीलिए नोटिस करो, मिल्क टीथ का नंबर है 20 एंड परमानेंट टीथ का नंबर है 32. इट मींस एक्स्ट्रा 12 वो दांत हैं जो सिर्फ लाइफ में एक ही बार आए हैं. दैट इज मोनोफायोडोंट. एक ही बार दिखेंगे. समीक्षा मॉड्यूल नॉट श्योर, जूलॉजी मॉड्यूल 3 में है. वेट मैं चेक कर लेती हूँ. मॉड्यूल 2 में है मैम. मॉड्यूल 2, राइट, मॉड्यूल 2 है. मैम चलो, जब तक आप लोग लिख रहे हो. यस, ह्यूमंस में जो मोलार है, उनके आखिरी में एक मोलार है, वो भी मोनोफाइलोडोंट है ना? करेक्ट, वो भी है. जो मोलर्स एंड प्रीमोलर्स होते हैं मोस्टली वो मोनोफायोडोंट ही होते हैं, मोस्टली. Okay, let me just show you some pictures. Let's take 5 minutes of break. तब तक आप लोग इसे लिख लो स्क्रीन पे जो भी है, रीड करो, अब तक डाइजेस्ट करो, क्योंकि आज थोड़ी न्यू इन्फॉर्मेशन हमने सीखी है. नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, सब कुछ ओल्ड वर्जन हो जाएगा. आज ही पढ़ोगे जो फर्स्ट क्लास में हम नया पढ़ते हैं, बाकी तो फिर वही घिसी पिटी बातें होती है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड डाइजेस्ट एवरीथिंग. अगर कोई डाउट है, ट्राई टू चैट में आप लोग मेंशन कर दो सारे आपके डाउट्स. लेट्स टेक 5 minutes of break because I'm taking lecture since morning 10 a.m. तो I need little bit of break. Let me energize little bit. और मैं तब तक आप लोगों के लिए ह्यूमन बेबी स्कल का डायग्राम और पिक्चर्स ढूंढ के रखती हूँ, सो दैट आई कैन टीच यू कि एग्जैक्टली टीथ का ग्रोथ कैसा होता है. देन यू विल बी शॉक्ड. आज आपको एक नया फैक्ट पे मिलने वाला है.
Okay. Everybody here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Chalo, let me just share one picture with everyone. Okay, सबको picture दिख रहा है? Yes, ma'am. Right side? Okay. So basically, this is the jaw of a newborn baby. Now, क्या difference लग रहा है? मैम उनको तो टीथ नहीं होते ना? Exactly. But उनको तो सारे teeth हैं. So you all are born with all the teeth. आप सारे दांत के साथ पैदा होते हो, चाहे वो wisdom tooth हो, चाहे वो milk teeth हो, anything. So वो that double- is the skull of a human child, जो कि सारे के सारे दांतों के साथ पैदा होते हैं. The only difference is कि उनके पास क्या होता है, उनका everybody has heard कि उनका जो bone होता है वो poorly developed होता है when they are born. ठीक है, उनके बहुत सारे जॉइंट्स लूज होते हैं, बहुत सारे पैलेट्स जो होते हैं या प्लेट्स होते हैं वो प्रॉपरली जॉइंट नहीं होते. तो उसी चीज की रिकवरी के लिए क्या होता है, दे आर ऑलवेज बॉर्न विद द टीथ. टीथ कोई नई चीज नहीं है जो बाद में बनती है, ये ऑलरेडी पहले से बनी हुई रहती है. एक ही डिफरेंस है कि जो स्कल रीजन है, अपर जॉ एंड लोअर जॉ, वो हॉलो है क्योंकि वहां पे टीथ को अलाइन करवाना है, उनको एडजस्ट करवाना है. जैसे जैसे ये डेवलप होते जाएंगे, ये भरते जाएंगे, वो पुश करते जाएंगे और वो दांत जो है वो गम के थ्रू बाहर आते जाता है. एक सॉफ्ट पैडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए उस सॉफ्ट पैडिंग को हम गम बोलते हैं, जो कि एक बेस होता है टीथ का. बिकॉज किसी चीज को पेनिट्रेट करके बाहर आना है ना, वो बोन को बोन से पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, इमेंस पेन होगा. पेनलेस प्रोसेस करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, वहां पे गम का अलाइनमेंट है, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज का अलाइनमेंट है, एंड उसके थ्रू आपका टीथ जो है वो बाहर की तरफ आता है. सो मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, यू आर बोर्न विथ ऑल काइंड ऑफ टीथ. I'll show you one more picture to make it more clear. Understood, everyone? So I think this must you must not be knowing this concept. तो उसके बाद आप क्या होता है, जैसे जैसे आप एडल्ट होते जाते हो, आपका मिल्क टीथ गिर जाता है, जो उसके ऊपर परमानेंट टीथ की लेयर होती है वो फिर नीचे आने लगती है. एंड नाउ the picture is, I'm not sure if it is clear or not, ये जो कॉर्नर्स में सबसे ऊपर जो प्रेजेंट है ना, that is going to be the wisdom teeth. एकदम कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उनका निकलना मुश्किल होता है और वो बहुत ही लेट निकलते हैं. That's the basic reason. So this is the difference. मैम वो कैनाइन है क्या, वो नाक के बाजू में? Correct, that is canine, that is canine. और बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर, दैट इज द डिफरेंस. आपने हमेशा ये वाला स्कल देखा होगा जो लेफ्ट साइड है, राइट? आपने कभी ये वाला स्कल देखा ही नहीं है, क्योंकि ये वाला स्कल जो होता है वो न्यूबॉर्न बेबीज के पास होता है. एंड वो आप लोग भी जब पैदा हुए थे, आप भी ऐसे हुए थे, इतने डरावने. एंड उसके बाद बाहर से बच्चे क्यूट लगते हैं, अंदर से ऐसे होते हैं. उसके बाद उनके जो सॉकेट्स होते हैं ये फिल होते जाते हैं, ये फिल होते जाएंगे और पुश करते जाएंगे उस टीथ को बाहर की तरफ. So that's why milk teeth and temporary teeth दो phases होते हैं. Okay, understood everyone? और इसीलिए कभी कभी क्या होता है, क्योंकि वो टीथ ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसको निकलने में जरूरी नहीं है कि उसका डायरेक्शन सही हो, तो वो डायरेक्शन कभी कभी मिसमैच हो जाता है, इसलिए टेढ़े मेढ़े दांत निकल जाते हैं. सबके हैं, सबके होंगे, कोई ना कोई एक या दो टेढ़े मेढ़े होंगे ही होंगे. मैम मेरे तो सारे हैं मेरे. Okay, so that's completely normal. अभी आपको शायद समझ में आ गया होगा क्यों हो गए सारे. So because मैम वो आपने जो पिक्चर दिखाई उसके जस्ट बाजू में जो पिक्चर है ना, उसके नीचे के सॉकेट में जो इंसिसर है ना, this one black and white? नो मैम वो कलरफुल ही है. Okay, which one? This one? ऊपर वाला मैम, आपने जिस पे क्लिक किया था उसके ऊपर वाला. हाँ ये वाला. Okay. ये नहीं आपने अभी मैम ये वाला रियल ह्यूमन चाइल्ड्स का. ओके. मैम इसके नीचे मतलब वो दिखा नहीं रहे ना इंसिसर, तो मतलब ये गिरने के बाद नए आएंगे क्या? नो, आपके पास ऑलरेडी सब है. ये गिर जाएंगे तो आपके पास जो ऑलरेडी स्टॉक में है वही दांत बाहर आएंगे. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि कोई नए दांत नहीं आते, जो ऑलरेडी रहते हैं हमारे पास. वी आर बोर्न विथ ऑल द टाइप ऑफ टीथ. वो फेजेस के हिसाब से अपीयर होते हैं आउटसाइड द बॉडी, अदरवाइज वो हमारे स्कल के अंदर फिट रहते हैं. दैट इज द रीजन यू कैन नॉट टच बेबीज चीक.
उनका अगर आप चीक पकड़ोगे तो उनको दर्द होता है बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस, ये हॉलो रहता है उनका, इसलिए हॉलो वो है, रोते हैं टीथ क्या? है, उसके ऊपर मसल की लेयर है डायरेक्टली, सो दैट्स व्हाट द पेन दे फील। यस, इसलिए वो रोते हैं क्या? राइट, दैट्स व्हाई वो रोते हैं और इसलिए उनको मना किया जाता है। द साइंटिफिक रीजन इज दिस, बट नॉर्मली बाकी सुपरस्टिशियस रीजन बहुत सारे हैं। एंड जैसे जैसे स्लोली आप बड़े हो जाओगे, मींस आफ्टर योर डेवलपमेंटल फेज अप टू 10 इयर्स, ये कंप्लीटली नॉर्मल हो जाएगा, आपके दूध के दांत गिरने स्टार्ट हो जाएंगे, एंड इन टीनेजर ये कंप्लीटली ये फिल हो जाएगा, एंड यू ऑल विल हैव द परमानेंट टीथ। नाउ यू ऑल हैव, मैम बिकॉज इसलिए आप मैम अगर ऑलमोस्ट एडल्ट होने वाले हो। यस, परमानेंट टीथ गलती से टूट जाए तो फिर इसलिए तब कुछ फिर नहीं हो वो सकता। ऐसे हॉलो रह जाता है। यही रीजन है कि परमानेंट टीथ अगर टूट जाए तो कुछ नहीं हो सकता और वापस नहीं आ सकते। दैट्स द रीजन। ऐसा क्यों है, कभी सोचा नहीं कि मिल्क टीथ तो गिर जाता है तो दूसरा आ जाता है, तो परमानेंट टीथ गिरने के बाद क्यों नहीं आता? अगर हमारे टीथ में रीजनरेशन कैपेसिटी है तो कितने बार भी गिरे वो रीजनरेट होना चाहिए। बट रीजनरेशन कौन सी टीथ होती है? जो कार्टिलेजिनस बेस्ड होती है, लाइक शार्क और एनी अदर ऑर्गेनिजम्स जिनके पास कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है, उनके पास। जो बोन बेस्ड होते हैं, जिनका एंडोस्केलेटन बोनी है या बोन बेस्ड है, उनके पास ऑलरेडी सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, वो बस डेवलपमेंट के हिसाब से अपीयर होते हैं और डिसअपीयर होते हैं। दैट्स द फिनोमेना। अंडरस्टूड एवरीवन? मैम इस स्ट्रक्चर में जो फ्रंट टीथ है वो एक एक ही सेट है उनका, तो वो गिरने के बाद दैट्स द अलाइनमेंट। वो उसके पीछे होगा या फिर उसके यहाँ पे कहीं प्रेजेंट होंगे दिस रीजन, वो बाद में अपीयर हो जाएंगे। ओके। और मैम जब फिर जब वो टीथ ऊपर आ जाते हैं तो जॉ का शेप भी चेंज होता है ह्यूमंस में? जॉ का ऐसा शेप नहीं चेंज होगा, ये जो पूरी चीज है ना ये फिल हो जाएगी। दिस डायग्राम डिफरेंस देख रहे हो कैसा शेप में क्या डिफरेंस है? उनका जो मींस जो अपर एंड लोअर जॉ है, ये पोर्शन यहाँ पे बोनी प्लेट अपीयर हो रही है, जो कि पहले नहीं थी, वो प्लेट अपीयर हो जाएगी। तो ये जो जॉ है ये काइंड ऑफ हॉलो है, इसने बोन कैरी किया हुआ है इसीलिए वो हॉलो है। तो वो जॉ फिल हो जाएगा विद द प्रॉपर प्लेट ऑफ बोन। सिमिलरली अपर जॉ भी ये डिफरेंस आता है, और कोई डिफरेंस नहीं, स्ट्रक्चरली कोई डिफरेंस नहीं आता है। ओके, चलो, आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड और आज कुछ नया सीखा आप लोगों ने। यस मैम। लेट्स मूव ऑन। नया टॉपिक नहीं, नया कुछ आगे देख लेते हैं। दिस वाज रिलेटेड टू टीथ। यही चीजें होती है स्टार्टिंग में जो थोड़ा टाइम लेती है, बाकी सारी चीजें आपकी नॉर्मल है जो आपने ऑलरेडी पढ़ी है। ओके, अभी एक चीज और समझते हैं अबाउट द फेरिंग्स। ओके, पहली चीज, जब आपसे कोई पूछे कि बकल कैविटी और फेरिंग्स में मेजर डिफरेंस क्या है, कहां से फेरिंग्स स्टार्ट होगा, तो जो यूवुला है, द पेंडुलम स्ट्रक्चर, उसके पीछे से ही फेरिंजियल रीजन स्टार्ट हो जाता है। सो जो जंक्शन पॉइंट है, दैट इज द यूवुला रीजन, दैट इज द बकोफेरेंजियल रीजन। ओके, यानी थोड़ा सा बकल कैविटी भी है, थोड़ा सा फेरिंजियल कैविटी भी है। सो फेरिंग्स रीजन जो है, इट इज द रीजन आफ्टर यूवुला। यूवुला जो फेरिंग्स रीजन है, वहां पे क्या होगा, जो आपका नेजल कैविटी होगा उसकी ओपनिंग इनसाइड, प्लस आपका जो फूड पाइप है उसका ओपनिंग इनसाइड की तरफ, ये और विंड पाइप, मींस सारे के सारे ओपनिंग्स का एक ही जगह पे अरेंजमेंट है, मींस वो अंदर की तरफ एक ही जगह पे ओपन होते हैं, और यही आपका मेजर फेरिंजियल रीजन है। और ये जो फेरिंग्स रीजन है, इनका काम क्या है, व्हेनेवर यू आर स्वेलोइंग द फूड, इनका काम क्या है, बाकी सारे अदर रीजन्स को क्या करना, कवर करना। ओके, तो जो विंड पाइप है उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, एपिग्लॉटिस, राइट? तो जैसे ही आप खाना खाते हो, विंड पाइप के ऊपर एपिग्लॉटिस कवर कर लेता है, दैट इज द ढक्कन। तो उससे क्या होगा, खाना आपके विंड पाइप में नहीं जाएगा। एंड यूवुला किसको कवर कर रहा है, द नॉस्ट्रिल ओपनिंग, तो इसकी वजह से खाना आपकी नाक में नहीं आएगा, और आपको एक प्रॉपर कॉमन यूनिडायरेक्शनल पाथवे मिल जाएगा, जिससे कि खाना आप सीधे सीधे कहाँ स्वेलो करोगे, ओनली इन द ईसोफेगस। देन जैसे ये फेरेंजियल रीजन आगे चला जाता है, उसके बाद एक फोर्थ रीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज द ईसोफेगस। ईसोफेगस कॉमनली हम कहते हैं इसको फूड पाइप। अब ये जो ओपनिंग है, इसको क्या बोलते हैं, जो पर्टिकुलर इसकी ओपनिंग होगी, इसको बोलेंगे गलेट रीजन। सो दो टाइप के रीजन होते हैं, ग्लॉटिस एंड गलेट। तो जो गलेट होगा, दैट ओपनिंग इज द फॉर द फूड पाइप। ओके, देन
जो ईसोफेगस है इनमें मूवमेंट होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. पेरिस्टाल्टिक मीन्स alternate contraction and relaxation. अब ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मेथड होंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो फूड है वो आगे की तरफ पास ऑन हो जाएगा. देन जो ईसोफेगस मसल्स हैं इन मसल्स में दोनों ही वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल्स प्रेजेंट है. दोनों ही टाइप प्रेजेंट है, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी. डू यू नो द नॉर्मल लेंथ ऑफ फूड पाइप या ईसोफेगस? Ma'am, 25 centimeter. Right, somewhere around 25 centimeter is the average length of esophagus. Then इनके जो इनर लाइनिंग है, जो एपिथेलियल लाइनिंग है, वहां पे कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होते. सो यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनी काइंड ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स. वो एंजाइम्स ईसोफेगस में नहीं होते. उन एंजाइम्स का फॉर्मेशन स्टमक में होगा, माउथ में है, बट ईसोफेगस में प्रेजेंट नहीं है. देन जो जंक्शन पॉइंट है मींस एट द बॉटम ऑफ द ईसोफेगस, जिसके बाद स्टमक स्टार्ट होगा, वहां से क्या होगा, वहां पे स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होंगे एट द एंड ऑफ ईसोफेगस टू कंट्रोल और टू रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ईसोफेगस और स्टमक कह लो, दोनों वाइस वर्सा. सो स्फिंक्टर मसल्स का मेजर रेगुलेशन. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? फेरिंग्स एंड ईसोफेगस क्या है? Yes, ma'am. ओके, चलो अब मैं विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूल एक लास्ट आपको समझाती हूँ अबाउट द स्टमक. जो हमारा 5th पार्ट है दैट इज द स्टमक. उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, समझ के फिर डायग्राम पे जाते हैं. स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन. जे शेप्ड कब? जब एम्प्टी हो तभी. ठीक है. प्लस इनके पास क्या है, इनके पास जो मसल्स हैं उनका अलाइनमेंट जो होता है मल्टीपल डायरेक्शन में होता है. जो मसल्स हैं उनका बेसिक मूव काम क्या है? चर्निंग एंड ग्राइंडिंग. अब जो चर्निंग एंड ग्राइंडिंग वर्क करेगा मसल्स, तो बेसिकली क्या होगा, मसल्स वर्टिकल भी होंगे, मसल्स हॉरिजॉन्टल भी होंगे, मसल्स डायगोनल भी होंगे, तभी तो चर्निंग एंड ग्राइंडिंग प्रोसेस कंप्लीट कर पाएगा. दैट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मसल. देन इनका जो मसल्स है इस जो स्टमक है उनकी इंटरनल लाइनिंग यानी एपिथेलियल टिश्यू जो है उनके बीच में क्या हुआ है? मॉडिफिकेशंस. दैट मॉडिफिकेशन इज नथिंग बट द ग्लैंडुलर मॉडिफिकेशन, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. वो जो ग्लैंडुलर मॉडिफिकेशंस हैं, बिकॉज वो स्टमक में प्रेजेंट है, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. एंड ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का मेजर फंक्शन क्या है? टू सिक्रीट ऑल द जूसेस, स्टमक रिलेटेड डाइजेस्टिव एंजाइम्स. तो उसमें बेसिक फंक्शन क्या है? कौन सी चीजों को सिक्रीट करना? सबसे पहले तो HCl सिक्रीट करवाएगा, देन पेप्सिन, एंड देन म्यूकस या म्यूकोसिन. इट मींस ये स्मॉल कंपोनेंट सिक्रीट करवाएंगे. हम ग्लैंड्स बाद में फोकस करेंगे बिकॉज अभी मैं आपको नॉर्मल एलिमेंट्री कैनाल बता रही हूँ, बस इंफॉर्मेशन देनी थी. सो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टमक. नाउ जो जे शेप्ड ऑर्गन है स्टमक, इसके भी डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट है. मींस इनके भी डिफरेंट रीजन्स प्रेजेंट है. वो मैं आपको बेटर डायग्रामेटिकली बताती हूँ. जस्ट टू वेट. ओके, सबको स्क्रीन दिख रहा है प्रॉपरली? Yes, ma'am. ओके. यस मैम. सो हमारा जो स्टमक रीजन है दैट इज दिस पोर्शन. स्टमक में 3 मेजर पार्ट्स आ जाते हैं, फंडिक रीजन, कार्डियक रीजन एंड पाइलोरिक रीजन. अभी इन रीजन को कैसे समझोगे? जो बेसिक फंडिक रीजन है वो ईसोफेगस के नजदीक है, यानी जहां पे ईसोफेगस खत्म हो रहा है और फर्स्ट पार्ट जो स्टमक का शुरुआत होता है दैट इज द फंडिक रीजन. देन बेसिक कार्डियक पोर्शन. अभी जो बेसिक कार्डियक पोर्शन है इसमें क्या हो रहा है कि यही वो मेन पोर्शन है या मेन रीजन है जहां पे बेसिक मसल फंक्शन स्टार्ट होगा. मसल फंक्शन इन द सेंस कि उनका चर्निंग मूवमेंट स्टार्ट करवाता है कार्डियक पोर्शन. उसके बाद पाइलोरिक रीजन.
पाइलोरिक रीजन यानी जो एंड में, जब अब डियोडिनम स्टार्ट हो गया, जब स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, उस एंड के नजदीक जो रीजन होता है, एंड उनके अलावा जो रेस्ट ऑफ द बॉडी बचता है, मींस पार्ट बचता है, उसको हम नॉर्मली बॉडी बोलते हैं। मींस इन स्टमक्स लैंग्वेज उसको आप बॉडी बोलोगे। इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, ओवरऑल रफली आप स्टमक को 4 पोर्शंस में आप डिवाइड कर पा रहे हो, ठीक है। देन ये जो ओवरऑल सारी के सारे स्टमक के जो फंक्शंस है, ये कंप्लीटली डिपेंड करते हैं कि आप कब और कैसे खाना इंजेस्ट कर रहे हो। मींस आपका इंजेशन कैसा है, आप कितने इंटरवल पे फूड इंटेक करते हो, उसके ऊपर स्टमक का फंक्शन डिपेंड करता है। व्हाट इट हैज रिटन ओवर हियर, 4 to 5 आवर्स मोस्टली आप कोई भी खाना खाओगे तो आपके स्टमक में समवेयर अराउंड 4 to 5 आवर्स स्टोर्ड रहता है। डू यू नो सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा फूड स्टोर्ड रहता है? सबसे लॉन्गेस्ट मींस विच ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर? ऑयली फूड। ओके, एनीवन एल्स? राइस? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में से सबसे ज्यादा आपके स्टमक में सबसे लंबा कौन रहेगा? फैट्स फैट्स Fats. श्योर? प्रोटीन। यस, प्रोटीन। एनीवन एल्स? कार्बोहाइड्रेट नहीं? क्या लगता है? डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशंस की कोई ना कोई तो वीडियोस देखी होगी। सबसे जल्दी जो डाइजेस्ट होता है दैट इज कार्बोहाइड्रेट, इसीलिए चावल खाते ही नींद आती है, राइट? और जो सबसे लेट आपके फूड में लॉन्गेस्ट टाइम तक रहता है दैट इज द प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस। फैट का क्या है? फैट में सबसे ज्यादा एनर्जी प्रेजेंट होता है। ये अब हम नेक्स्ट पोर्शन में देखेंगे, मे बी नेक्स्ट क्लास में, कि जब हम ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। फैट का जो मेजर पोर्शन है उसमें फैट हैज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट? इतना तो समझ में आता होगा। तो जो मैक्सिमम एनर्जी है, बट प्रॉब्लम ये है फैट का कभी डाइजेशन नहीं होता, फैट का एमल्सिफिकेशन होता है जो कि लिवर करवाता है। एमल्सिफिकेशन मतलब कि फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देना, एंड वो जो ग्लोब्यूल्स होंगे वो क्या हो जाते हैं, एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं, जो बाद में धीरे धीरे यूज होते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं, जो लोग स्पेशली डाइट कॉन्शियस हैं या जिनका मेटाबॉलिज्म काफी पुअर होता है, रेट ऑफ रिएक्शंस पुअर होते हैं, उनको कहा जाता है टू रिड्यूस द इनटेक ऑफ फैट इन योर मील। ऐसा इसलिए क्योंकि फैट इजीली डाइजेस्ट, बात इजी डाइजेशन की नहीं है, बॉडी टारगेट ही नहीं करता है फैट को डाइजेस्ट करवाने के लिए, वो बस क्या करता है, ओके फैट का काम है स्टोर करना, तो उसे स्टोरेज की तरह इस्तेमाल करते हैं। दैट्स द सिचुएशन। और जो लॉन्गेस्ट टाइम तक आपके पेट में रहता है दैट इज द प्रोटीनेशियस सब्सटेंस। जो भी प्रोटीन बेस्ड डाइट है वो लॉन्गेस्ट रहता है, उसको डाइजेस्ट होने में समवेयर अराउंड 8 आवर्स लग जाते हैं। मीन्स बट 4 to 5 हम एवरेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा नॉर्मली जो ह्यूमन मील होता है इट हैज मिक्स फॉर्म ऑफ फूड। आप थोड़ा कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा प्रोटीन, आप सब कुछ लेते हो, दैट्स व्हाई 4 to 5 आवर्स बोल रहे हैं। बट अगर आप प्योरली प्रोटीन बेस्ड लोगे तो इट विल रिमेन इन योर बॉडी, इन योर स्टमक टिल 8 आवर्स। दैट्स व्हाई those who are very diet conscious और weight gain conscious या weight lose कर रहे होते हैं, वो प्रोटीन डाइट पे कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड प्रोटीन जो होता है वो लंबे समय तक रहता है, तो उनको भूख नहीं लगती। मेन आपको भूख कब लगेगी, जब ये स्टमक एम्प्टी हो जाएगा। इंटेस्टाइन खाली होने से भूख नहीं होता है, स्टमक के खाली होने से भूख लगता है। इसीलिए हर 4-5 घंटे के बाद फिर से आपको खाने का मन करता है, बिकॉज स्टमक खाली हो गया है। दैट्स व्हाई वी टेक 3 to 4 times मील अ डे। अंडरस्टूड? इंटेस्टाइन तो अपना काम कर रहे हैं, इंटेस्टाइन का मेजर है फाइनल एब्जॉर्प्शन, फाइनल डाइजेशन करवाना बचे हुए मॉलिक्यूल्स का एंड एब्जॉर्प्शन करवाना, तो वो काम तो होता रहेगा। इंटेस्टाइन का सेंसेशन कभी आपको फील नहीं होगा, आपको फील होगा स्टमक सेंसेशन। तो स्टमक इज एम्प्टी, नॉट एम्प्टी, ब्लॉटेड, वो होता है ना कभी कभी ऐसा लगता है गर्दन तक खा लिया हमने, इतना खाना खा लिया है, तो वो इसलिए बिकॉज स्टमक इज फुल, आपको वो सेंसेशन हो रहा है। ओके, देन मे बी स्टमक अपसेट, तो स्टमक अपसेट होता है, कभी इंटेस्टाइन अपसेट नहीं होता। ओके, सो दीज आर द कंडीशंस जो आपको, ये टर्मिनोलॉजी सब आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी, बिकॉज दीज आर द स्मॉल डिटेल्स, जो स्मॉल डिटेल्स हैं जो आप समझते जाओगे, सीखते जाओगे, एंड आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा। ओके, सो एवरीवन अंडरस्टूड द बेसिक स्ट्रक्चर स्टमक का। बस आज हमने स्ट्रक्चर ही पढ़ना है, कल से हम पढ़ेंगे अबाउट द इंटरनल पार्ट्स की एग्जैक्टली क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और टिश्यू लेवल पे प्लस ग्लैंडुलर लेवल पे। ओके, आज के लिए फिलहाल इतना ही। सबको समझ में आया? यस मैम। तो नहीं हो गया इंफॉर्मेशन?
मैम स्लाइड दिखा दो। ओके हाँ, स्लाइड मैंने दिखा दी है। ओके सो इन्फॉर्मेशन ज्यादा नहीं है, इज इट ओके? तो आप लोगों को क्या करना है, आज स्टमक तक पूरा पढ़ लेना है, जो होमवर्क दिया है वो क्वेश्चन करके आना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर एंड मोर। एडवांस में पढ़कर आओगे तो और बेटर है, आपको सब कुछ फटाफट समझ में आ जाएगा। नहीं पढ़ के आए तो एटलीस्ट आज जितना करवाया उतना तो भी समझ कर आओ। ओके यस हम एक बार इसके पहले वाली भी स्लाइड दिखा दो। ओके कुछ क्वेश्चंस भी थे चैट में, लेट मी हैंडल दोस क्वेश्चंस फर्स्ट। ओके समीक्षा, यू कैन सेंड, आपने जो डायग्राम बनाया है यू कैन सेंड, नो प्रॉब्लम, मे बी नेक्स्ट क्लास में आई विल शो। ओके डिफरेंस इन इंटरसेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। ओके बच्चे ये बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है एंड आई अंडरस्टैंड ये कंफ्यूजिंग भी है। इंट्रा मींस किसी चीज के अंदर, सेल के अंदर की बात कर रहे हैं तो इंट्रा। दो सेल के बीच में हम बात कर रहे हैं, उनके बीच का कम्युनिकेशन और उनके बीच का रिलेशनशिप हम डिस्कस कर रहे हैं, देन इट इज इंटर। सो दैट इज द बेसिक मीनिंग। तो सेल के बीच में मींस एनी ऑफ द सिचुएशन बिटवीन टू सेल्स, दैट इज इंटरसेलुलर। जैसे कि इंटरसेलुलर स्पेसेस, सेल्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं दैट इज इंटरसेलुलर। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा था, दैट इज इंट्रासेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, यानी सेल के बाहर डाइजेशन हो रहा है, एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूसेस बाहर सिक्रीट किए जा रहे हैं। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। समीक्षा समझ में आया आपको? यस मैम। ओके ओके इज इट डन? एवरीबॉडी हैज रिटन? अगली वाली। ओके महक, हो गया आपका ये स्लाइड? मैम यस मैम। मैम यस मैम सेल डिवीजन का एक डाउट है। हम्म मैम जब अपन लोग जब मियोसिस होता है तो मियोसिस में जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो मतलब जीन मतलब जितने भी थोड़ा 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 दोनों में चेंजेस आता है। अगर तो मैम जब दोनों पेरेंट्स के चेंजेस आने मतलब जब चेंजेस आने के बाद जब सेंट्रोसोम से पूरा मतलब डिवीजन चालू हो जाता है, जब अपना मियोसिस 2 खत्म मतलब मियोसिस 1 खत्म हो जाता है तो मैम वापस से रेप्लिकेशन वाली स्टेज आती है। तो मैम उसमें वो सेम ही जो चीजें होती हैं वो वापस से रेप्लिकेट होती है ना, जो डीएनए दोनों में प्रेजेंट होता है। करेक्ट। जो फाइनल उनमें क्रॉस लिंकिंग या क्रॉसिंग ओवर हुआ है ना, तो क्रॉसिंग ओवर का जो रिजल्ट आया आपके पास, जो फाइनल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आए यानी एन एन एन, वो सारे एन एक दूसरे से कंप्लीटली अलग होंगे। ओके तो वो जो एन 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 है अब उनका रेप्लिकेशन होगा। सो उनका सेट या उनका कॉन्सेंट्रेशन डुप्लीकेट होगा। ओरिजिनल से अब कोई लेना देना नहीं है, जो डॉटर सेल्स है उनका माइटोसिस होगा, दैट इज मियोसिस 2। अंडरस्टूड? Okay, ma'am. सो Ma'am, जो रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम है उनकी कॉपीज बनेंगी। मैम लेकिन अगर पहले 2n प्रेजेंट है तो उसके बाद पहले फिर उसके बाद n और n आएंगे, देन उसके बाद n n देन उसके बाद 4 आएंगे ना, 4 डॉटर सेल्स। राइट। सो बेसिकली क्या हो रहा है, पहले 2n प्रेजेंट है, देन उनको रिड्यूस कर दिया गया, हैप्लॉइड कर दिया। अब ये जो हैप्लॉइड है ये अपनी कॉपी बना रहे हैं, सो इट इज मेकिंग n+n। इसको हम 2n नहीं बोल सकते, इसको डिप्लॉइड नहीं बोल सकते आप। ये अपनी कॉपी बना रहे हैं इस मोमेंट पे, इसीलिए आपको टोटल 4 लास्ट में डॉटर सेल्स मिलते हैं जब आप एक सेल से शुरुआत करते हो। दैट्स द वैल्यू ऑफ मियोसिस 2, मींस एंड में मियोसिस 2 इसीलिए होता है। ओके मैम। ओके मैम प्लीज ये Yes. मॉड्यूल पे सेंड कर दीजिए। ये वाला मॉड्यूल जूलॉजी 2। यस मैम, ये जो चैप्टर है उसका। ओके सो मैं पीएनएमटी 2 में जूलॉजी 2 मॉड्यूल में सेंड कर रही हूँ, ठीक है? ओके चलो आई गेस हमारा नेक्स्ट क्लास है वेडनेसडे थर्सडे, नॉट श्योर, कभी तो है। तो बाकी बच्चे वेडनेसडे। okay so let's meet on Wednesdays. Everyone please study about this chapter, at least जितना पढ़ा है उतना, क्योंकि 5 को जो भी एग्जाम है हमें उस एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर होना है। कंसिडर एवरी एग्जाम एज योर फाइनल एग्जाम। उतनी सीरियसनेस दिखाओगे तभी आप लोगों के मार्क्स भी आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। मैम 5 दिसंबर को जो टेस्ट है मैम, उसमें जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस है वो तो हमारा हुआ ही नहीं है।
इट्स ओके, आप Yes, बायो ma'am. जज कर लो, सिर्फ जो हुआ एटलीस्ट वो जज कर लो, ठीक है। तो डोंट मिस द एग्जाम। आज कितने बच्चे आएंगे? 16 बच्चे प्रेजेंट हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल 16 टू बी प्रेजेंट, नॉट 16, 14 भाग गए लगता है बाकी। तो बाकी जो भी प्रेजेंट है बच्चे, आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीवन कि आप अपीयर होइए, और डोंट बॉदर अबाउट कि आपका अभी रैंक क्या है। आप बस खुद से कंपटीशन रखो और देखो कि आप पिछले बार से इस बार इंप्रूव कर रहे हो कि नहीं। क्योंकि एंट्रेंस में सिर्फ नॉलेज ही काम नहीं आती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, उस टाइम पे आपका दिमाग कैसा चला, आपने कैसे लिखा पेपर, कितना समझ पाए, कॉन्सेप्ट कितना याद कर पाए, वो भी बहुत मैटर करता है। हो सकता है कम पढ़ के भी कभी कभी अच्छा स्कोर हो जाता है अगर सारे डाउट्स क्लियर है तो। सो दैट्स व्हाट आई वांट एवरीवन टू जज, ताकि आपको समझ में आए कि आप कितने पानी में हो। और अभी से ही सीरियस हो जाओ बच्चे, 12th में मत सीरियस होना। 12th में तो फिर ऐसा होता है, डू और डाई सिचुएशन होती है। अगर आपको थोड़ा बहुत डॉक्टर बनने की इच्छा अगर है तो वो अभी ही है, और अभी ही पूरा कर लो, बाद में नहीं हो पाएगा फिर। बिकॉज 12th वाले बच्चों की हालत मैं देख रही हूँ, बहुत बुरी है, बहुत बुरी, आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी। तो एंड बिकॉज वो आपके सीनियर है तो मैं उनकी ज्यादा बेइज्जती भी नहीं करूंगी आपके सामने, बट आई डोंट वांट योर सिचुएशन टू बी लाइक दैम। एंड उनके पास बहुत सारे रीजंस है कि उन्होंने पढ़ा नहीं, उनको पढ़ाया नहीं, क्लासेस हुए नहीं, ये वो। आपके पास नहीं है ऐसे रीजंस, आपके लिए हो रही है क्लासेस। आई एम फाइटिंग फॉर यू, आई नो कि मैं कितना फाइट कर रही हूँ ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा क्लासेस हो पाए, स्पेशली बायोलॉजी के। जो अब तक लैगिंग था वो मैं पूरा रिकवर करने की कोशिश कर रही हूँ। सो एवरीवन प्लीज बी लिटिल सिंसियर। बाकी मस्ती मजे आप कर सकते हो क्लास में भी, क्लास के बाहर भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट थोड़ा बहुत आई गेस आई थिंक थोड़ी सीरियसनेस ले आओ। जितना पढ़ रहे हैं एटलीस्ट उतना साथ साथ पढ़ते जाओगे तो हो जाएगा। एडवांस नहीं पढ़ा तो भी चलेगा। ओके चलो, लेट्स मीट नेक्स्ट टाइम। बाकी ऑफलाइन वाले बच्चे, आपका जो पैरेलल टॉपिक चल रहा है, यू ऑल्सो प्रिपेयर अबाउट दैट। ओके, आप लोगों का होमवर्क भी है, सो वो भी आप करके आओ। सो बाय एवरीवन, टेक केयर। Bye, ma'am. Thank you, ma'am.